नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज हर वक्त मैं यही कहता हूँ कि भारत हो और दुनिया का कोई देश हो, अमेरिका हो, ये तो 1776 में आज़ाद हुआ। भारत 1947 में भारत भी बना, पाकिस्तान बना, कितने देश जो लोकशाही बने। उसके पहले जो भी हुआ, राजाशाही हुई, जो भी हुआ, वो इतिहास बन चुका है। लेकिन इसमें से हमें क्या सीखना है? चीन, वो भी आज़ाद हुआ। साम्यवाद हो या राजाशाही हो या लोकशाही हो या समाजवाद हो, कुछ भी हो, लोगों को सुखाकारी चाहिए। हम गलत तथ्यों के आधार पर आज जो गुमराह करके सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं वो गलत हैं। जिसमें सत्ता और धर्म, राजकारण और धर्म अगर इकट्ठा हो जाए तो वो देश बर्बाद हो जाता है। क्योंकि विज्ञान ने सिखाया है कि विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य वो दोनों जरूरी हैं, और शिक्षा के हम अपनी गरीबाई दूर कर सकते हैं, स्वास्थ्य सुधार सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, लोगों को रोजगारी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम धर्म और राजकारण सत्ता के लिए उपयोग करेंगे तो लोगों की गरीबाई और बढ़ जाएगी, सुखाकारी कम हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है और हमने इतिहास को समझना होगा। आज जो गांधी, सरदार नेहरू और सभी इन लोगों जिसने देश की आज़ादी के लिए समर्पण कर दिया, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब मीडिया नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त इन परिस्थितियों में इन लोगों ने जो देश के लिए किया उसको हमने शत सलाम करना चाहिए। और 140 करोड़ में 1947 के बाद जन्मे सभी युवा धन को, लोगों को समझना चाहिए कि आज आप जो भी हैं, अमेरिका हो, जहाँ भी जो लोग हैं, जो आज़ादी मिली है इन पूर्वजों की वजह से हैं, उसको गाली मत दो। जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया तो कभी भी अपने माँ बाप को भगवान से ऊपर रख कर उसको प्रणाम कीजिए। उसकी अगर सेवा नहीं कर सकें तो उसको गाली तो मत दो। यही आज का पहला पैगाम आपके लिए है। क्योंकि मैंने जब एक आर्टिकल्स पढ़ा कि पंडित नेहरू और कश्मीर के बारे में, आज जो बोलते हैं कि 370 हमने हटा दिया, वो 370 हटाने से लोगों की सुखाकारी नहीं आ जाती है, वो गलत बात है। उस परिस्थिति में, जिन परिस्थितियों में जिस आज़ादी मिली है उसको स्वीकार कर, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो समझो, लेकिन उसको गाली मत दो। तो पंडित नेहरू कश्मीर को लेकर कितने सजग थे, इसे जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा उसमें बिंदुवर आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहला पॉइंट था कि पंडित नेहरू बातों में नहीं लगे थे जैसा कि आपने आरोप लगाया, बल्कि उनका सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि कबायली हमले के बहुत पहले उन्होंने इस षड्यंत्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। दूसरा, 27 सितंबर 1947 को कबायली हमले से काफ़ी पहले पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर सूचित कर दिया था कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की व्यूह रचना अभी कश्मीर में चुपके से घुस आने की है, और जब आगामी शीत ऋतु के कारण कश्मीर कम ज़्यादा हिंदुस्तान से कट जाएगा तब बड़ी सैनिक कार्रवाई करने की है। सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार पेज 230 में से लिखा हुआ, जिसने अभी लिखा है वो लिखा है। तीसरा, सरदार पटेल को अन्य बातें बताने के अलावा पंडित नेहरू ने पत्र के अंत में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक बार और कहूँगा कि इस मामले में समय का बहुत बड़ा महत्व है और
सब बातें इस ढंग से की जानी चाहिए कि शेख अब्दुल्ला के सहयोग से कश्मीर जल्दी से जल्दी भारतीय संघ में जुड़ जाए। सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार पेज 232, जिसमें से ये सब कुछ लिया हुआ है। चौथा, पंडित नेहरू ने 5 अक्टूबर 1947 को एक बार फिर सरदार को पत्र लिखा और कहा, हर हालत में हमें संयुक्त रूप से इस बात पर सोचना चाहिए, कोई योजना तैयार करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आप कश्मीर के महाराजा को भी इसकी सूचना कर दे तो अच्छा होगा। महाराजा इस बारे में कुछ तो पहले ही सही जानते हैं। यह अधिक अधिक तक तफसील उन्हें स्थिति का सच्चा प्रदर्शन प्राप्त करने में सहाय हो सकती है। इस पत्र में पंडित नेहरू में हमले का मार्ग, कबायली हमलावरों की संख्या और उनके पास उपलब्ध हथियारों का विस्तृत ब्यौरा दिया। और सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार पेज नंबर 233। पांचवा, महाराजा ने संघ सरकार से प्रार्थना की कि तुरंत हथियार और सेना भेजकर इस संकट से राज्य को बचाया जाए, परंतु संघ सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह से यह फैसला किया कि जब तक कश्मीर भारत से संबंध होकर भारत के लिए अनिवार्य कर्तव्य पैदा न कर दे, तब तक कश्मीर में भारतीय सेना नहीं भेजी जा सकती। रियायती मंत्रालय के सचिव वी.पी. मेनन 25 अक्टूबर को हवाई जहाज से महाराज को संघ सरकार का निर्णय सुनाने गए। 26 अक्टूबर को वो ये कश्मीर के भारत में संबंध होने की घोषणा करने वाले महाराज के नियमित हस्ताक्षरों वाला पत्र लेकर लौटे। पूर्णाहुति खंड 4 पेज 89-90। 6, भारत सरकार की हवाई कार्रवाई से आग बबूला होकर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में प्रवेश करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान सेनापति जनरल ग्रेसी ने मामला सर्वोच्च सेना अधिकारी सर क्लाइड अचिनलेक से इस विषय में पूछा, जिन्होंने जिन्ना को सलाह दी कि महाराज के अनुरोध पर कश्मीर में सेना भेजने में भारतीय संघ ने पूरी तरह अपने अधिकार के भीतर रहकर ही कार्य किया है और पाकिस्तान सेना को कश्मीर में भेजने से दोनों देशों में युद्ध छिड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर से प्रत्येक अंग्रेज सैनिक अफसर को हटा देना पड़ सकता है, पर जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने आदेश वापस लिए। पूर्णाहुति खंड 4 पेज 92। आपको समझना चाहिए कि भारत की आज़ादी में भारत की आज़ादी में जिन परिस्थितियों में 562 राजा थे, हुकूमत अंग्रेज की ब्रिटिशरों की थी, इनकी अगर सहमति ना हो, उनके साथ बैठकर विवाद को सुलझाया ना जा सके, तो वो आज़ादी ऐसे मिल नहीं सकती थी, क्योंकि सिर्फ आज़ादी मिलने से काम होने वाला नहीं था, क्योंकि जब तक डिक्लेयर करने के बाद भी अगर वो राजा सहमत नहीं होते, तब तक अखंड भारत नहीं बन सकता। उसमें पहला जो राजा था वो गुजरात के राजा थे जिन्होंने पहली सहमति दी, और इसी तरह सरदार पटेल की कुनेबाजी की वजह से और सबका साथ और सबका विकास उस टाइम था, इसकी वजह से ये 562 राजा इकट्ठे हो सके, इकट्ठा लाया गया, इनकी सहमति से भारत बना। भारत सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने आज़ादी डिक्लेयर करने से नहीं बना है, और तब तक ये कश्मीर ये आपके साथ नहीं था जब तक उसका राजा, उसका भी राजा, उनकी प्रजा और ब्रिटिशर सहमत नहीं होते, तब तक कश्मीर भारत में नहीं जुड़ सकता था। इसीलिए जिस परिस्थितियों में, जिन संजोगों में, जिस कंडीशन में, जिस कलमों के साथ उसको जुड़ा गया, क्योंकि उस वक्त के लोगों का भी साथ सहकार उस टाइम जरूरी था।
तो आप समझिए, युवा धन को समझने की ज़रूरत है। आपको गलत रास्ते पर समझाया जा रहा है, गलत फहमियों में सिर्फ सत्ता के लिए डूबा जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है, जिस पक्ष का कोई कार्यकर उस तरफ जन्मा भी नहीं था, वो लोग भी जन्मे नहीं थे, उनके माँ बाप की का कोई योगदान नहीं था, उनका पूर्वजों का कोई योगदान नहीं था, इन पक्ष का कोई योगदान नहीं था, वो लोग आज आपको गलत सोशल मीडिया से जो समझा रहे थे, उनमें से आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है। नहीं तो आपकी लोकशाही जो आपको आज़ादी दिलवाई गई है, वो आपके हाथ बच नहीं सकेगी। आने वाली पीढ़ियों आपको माफ़ नहीं करेंगी, वो आपको समझना चाहिए। यही आज का पैगाम है। मैं अमेरिकन नागरिक हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि जिस देश में मैं जन्मा, जिस हिंदुस्तान में मैं जन्मा, भारत में बड़ा हुआ, और अमेरिकन सरकार को मैं सलाम करता हूँ कि आज मैं यहाँ का सिटीजन हूँ और मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि आई एम अमेरिकन। इतना जो आपके दिल में मैं भारतीय हूँ, ऐसा मैं देश प्रेमी हूँ, तो आप समझ सकते हैं, देश के लिए वफादार रह सकते हैं। और जो MP MLA आज बिकाऊ हो गए हैं, इनको सजा देने का काम आपका है। जो पक्ष इन लोगों को खरीदता है, लोगों को खरीदता है, वोट के लिए खरीदता है, सत्ता के लिए खरीदता है, उसमें से मुक्त होना, आज़ाद होना, वो आप पर मैं छोड़ देता हूँ। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक शिक्षक होने के नाते आपको आगाह करना है, ज्ञान देना है, समझ देना है। इसके लिए नेहरू, गांधी, सरदार को जिम्मेदार मत ठहराइए। यही मेरा आपको दो हाथ मस्तक के साथ प्रणाम करके पैगाम देता हूँ, कहता हूँ, सुनिए, जागिए और देश को बचाइए।